ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 24 है। मैंने इसका भी दिया था क्या आपको, कैपेसिटर का भी? हाँ सर। हाँ सर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दिया। हाँ सर। अच्छा, किया उसका? हाँ सर। हाँ सर। सर सेक्शन डी भी था दोनों पार्ट का। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 भी था। हाँ सर, पार्ट 3 एक्सेप्ट भी था। ठीक है, देखते पहले कर लेते क्या कह रहा है। 2 ohm resistor is connected to a supply voltage alternating between +4 and -2 as shown in the following graph. The average power dissipated in the resistor per cycle पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या था कॉन्सेप्ट एवरेज पावर का? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। हाँ एक मिनट वो किया ही नहीं था मैंने। अभी दिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता हमारे पास में P dt T1 से T2 डिवाइडेड बाई T1 से T2 dt। ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ अपने को क्या क्या दिया, देखो वोल्टेज दिया है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे देखो, V1 का होल स्क्वायर बाई आर इंटू जो टाइम लगेगा वो 0.1 है तो उस हिसाब से T1 प्लस, और यहाँ क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट वैल्यूज में एक तरह से, तो V2 स्क्वायर बाई आर इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये होगा इस केस में। ये जो T1 T2 ये नहीं, ये तो अलग केस है। मतलब ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज है ना, ये T1 क्या है, टाइम इंटरवल है। ये डेल्टा T1 है, दरअसल मैंने T1 ले लिया है ना, और ये डेल्टा T2 एक तरह से T2 ले लिया मैंने, ये भी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 है ये। तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं जब डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ कितना है, जैसे 0 से 0.1 की बात करेंगे तो ये 4 का होल स्क्वायर बाई आर इंटू, क्योंकि आर इसने दे रखा मेरे ख्याल से 10 ओम है, इंटू 0.1 प्लस दूसरा में है माइनस, तो -2 का होल स्क्वायर बाई आर और टाइम यहाँ है 0.1 डिफरेंस जो है डिवाइडेड बाई 0.2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 है दरअसल है ना, और आर की वैल्यू 10 ओम दे रखा है। सॉल्व कर देता हूँ चलो मैं। तो 0.1 तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 4 यानी 20/2 बाई आर। तो पावर कितना आ गया देखो, 20 डिवाइड बाई 20 यानी 1 वोट। ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। एक मिनट यार, मैं देख लेता हूँ आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया दिया है। मैंने ये बता दिया आपको, ये बता दिया, क्वेश्चन चार्जिंग बता दिया मैंने, डिस्चार्जिंग पढ़ा दिया क्या आप लोगों को? हाँ सर। सर क्वेश्चंस करवाए थे डिस्चार्जिंग पे मैंने, कि नहीं करवाया था? सर आप 1 मिनट ये क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? हो गया? हाँ सर। सोचना पहले आपको कंप्लीट कराया देता हूँ।
मैं लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए थे ना आप लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन करवाया था। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आप क्वेश्चन करवाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको कंप्लीट कराऊँ, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, करवा देता हूँ पहले। जैसे एक एग्जांपल है, अ कैपेसिटर has square plates, each of side A making angle theta between them. As shown in figure. Show that for a small theta, show that for a small theta, the capacitance is given by epsilon naught C equal to epsilon naught A square by D. D दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है 1 माइनस थीटा A बाई 2D। ठीक है, और फिगर ऐसा दिया है इसमें। थीटा जो है दरअसल टेंस टू 0 है। इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस डी है और ये जो एंगल है थीटा है, ये स्क्वायर प्लेट्स हैं जिनके साइड लेंथ ए दिया हुआ है। हमें इसके कैपेसिटेंस चाहिए फॉर थीटा टेंस टू 0 के लिए। आप लोग ट्राई करेंगे इसको। हाँ सर। इसको करो तो फिर हमें एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ।
हो गया? सर 1 मिनट हो रहा है। हो गया ना? टाइम लग रहा है? हुआ सर। हुआ सर। हो गया ना? देखो, जिनसे नहीं हुआ उनको बताता हूँ कैसे करते हैं। हमें इन दो प्लेट के बीच में फाइंड करना है ना? तो जैसा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, दो वेजेस रखे हुए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करूंगा। यानी कैसे कि यहाँ से x हम लोग क्या करेंगे, x पे जाके d थीटा एलिमेंट लेंगे, बस x पे जाके dx एलिमेंट लेंगे। यानी मैं यहाँ से x गया और एक dx एलिमेंट इस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास में है, कौन सी? ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये तो d है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना होगा फिर? ये मुझे पता है कि ये x है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं d डैश है, और ये एंगल हमें बताइए। तो d डैश बाई x इक्वल टू क्या लिखोगे आप? टेन थीटा। यानी d डैश इक्वल टू हो गया x टेन थीटा। यानी ये कैपेसिटर हमारे पास बन रहा है जिसमें प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ d है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? डी सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और ये विड्थ ये होगी इसकी, है ना? और ए एरिया क्या होगा इसका? a इंटू डी एक्स बाई दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है यहाँ? d प्लस एक्स टेन थीटा। और इसको इंडिकेट कर लेंगे। इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक? 0 टू a, क्योंकि साइड लेंथ a लिया हमने यहाँ। और इसको इंडिकेट करेंगे तो क्या दे देगा अपने को? c। तो आप देख रहे हो कि इसका इंडिकेशन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट a, तो कांस्टेंट है, और आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा यहाँ? टेन थीटा, और ये क्या मिलेगा आपको? ln d प्लस एक्स टेन थीटा, और ये हो गया 0 टू a। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट a बाई टेन थीटा ln, ये हो जाएगा d प्लस a टेन थीटा डिवाइडेड बाई d। हमने कहा कि थीटा काफी स्मॉल है, तो हमें मालूम है जब थीटा स्मॉल होता है तो उसको क्या ले लेते हैं हम लोग? थीटा ले लेते हैं। यानी ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखोगे आप? थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ln 1 प्लस a बाई डी इंटू थीटा, है ना? अब यहाँ आपको ये भी मालूम है, इसका मतलब थीटा स्मॉल है तो ये क्वांटिटी स्मॉल है, तो ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन, है ना? अगर ये स्मॉल है तो वैसे भी देखा जाए तो
ये वाली जो क्वांटिटीज है तो वैसे भी काफ़ी स्मॉल हो जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में A थीटा बाई D माइनस A थीटा बाई D का होल स्क्वायर बाई 2, हायर पावर का नेग्लिजिबल मान लिया हमने। वैसे तो ये भी स्मॉल ही होगा, लेकिन इस केस में हमने ये रखा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A को बाहर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट और थीटा को भी बाहर लेंगे, तो A स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई थीटा और D को भी बाहर लेंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 माइनस, यानी A थीटा बाई D को बाहर ले लिया, तो यहाँ रह गया A थीटा बाई 2D, और ये थीटा से थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास C कितना आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D 1 माइनस A थीटा बाई 2D, यही आंसर है। ओके, एक और क्वेश्चन है, जैसे a small drop of mercury of radius small r lies on a shallow metal disc connected to a steady voltage कहने का मतलब है कि डिस्क का वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज सोर्स V, the drop is then broken into n droplets on the dish on the disk, ठीक है। Find the extra charge, find the extra charge drawn from the voltage source। From the voltage source, ट्राई करेंगे इसको, हाँ सर। करिए तो।
हो गया? देखो कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कॉम्प्रिहेंशन छुड़वाया था आपको कि 2 सर्कुलर डिस्क थी, नीचे बॉटम पर जो डिस्क है उस पर कुछ बॉल्स थी, वो है ना, वो बॉल्स ऊपर जाके टकरा रही थी। मैंने कहा था बाद में करेंगे, है ना। तो देखो ये कर लेते हैं, फिर अब आप वो क्वेश्चन करिएगा, फिर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो ये मैं करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन आप वापस से करेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या तो 2019 में आया था वो क्वेश्चन जे एडवांस में, या 18 में था, ऐसे तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आप करेगा, हो जाएगा वो। तो देखो करना क्या था, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ देखो ये डिस्क है यहाँ, और इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर इधर का पोटेंशियल मैं 0 मान लेता हूँ, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा ना, यानी पूरी की पूरी डिस्क का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ V हो जाएगा, अगर इसका पोटेंशियल इधर 0 कर दे तो। अब यहाँ क्या है कि एक मर्क्यूरी ड्रॉप है जो यहाँ रखी हुई है। तो मर्क्यूरी, आपको ही मालूम है मर्क्यूरी क्या होता है, मेटल होता है ना। तो ये चार्ज हो जाएगी। ओके, अब चार्ज होने के बाद क्या होगा, यहाँ इस पर इसकी रेडियस भी दिया हुआ इसने कि R रेडियस है मान लो इसकी, तो इस पे चार्ज आ गया, मान लेते हैं Q। अब ये इस प्लेट के साथ में, तो हमने पहले बात किया कि 2 कंडक्टर अगर कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी इसका पोटेंशियल V हो गया। इसकी रेडियस अगर R है मान लो, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता ही है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू V ना, ये इस पर चार्ज आ जाएगा। तो ये जब एक ड्रॉप है तो इस पे चार्ज ये है, यानी एक तरह से क्या हो गया, ये इनिशियल चार्ज हो गया। अब इसको कह रहा है कि एंड ड्रॉप में इसने ब्रेक कर दिया, यानी इसको ऐसे ब्रेक कर दिया एंड ड्रॉप्स में। तो एंड ड्रॉप है तो हर एक पे चार्ज आ गया, मान लेते हैं Q डैश, है ना, और हर एक की रेडियस होगी मान लो V डैश, लेकिन हर एक का पोटेंशियल तो V होगा, क्योंकि अभी भी है तो इस मेटालिक जो प्लेट है उस पर है। तो इसका मतलब Q डैश कितना हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश इंटू V ना, यानी एक ड्रॉप जो बनी है तो टोटल चार्ज कितना हो गया वैसे देखा जाए तो Q इक्वल टू N इंटू Q डैश हो जाएगा ना। लेकिन हमें R डैश तो पता नहीं है, पहले R डैश निकालते। R डैश कैसे निकालेंगे, क्योंकि ड्रॉप तो एक ही है, यानी इसका जो टोटल मास इनिशियल है फाइनल मास होगा। वैसे भी डेंसिटी चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब वॉल्यूम दोनों टाइम क्या होगा, सेम होगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, N इंटू 4/3 पाई R डैश टू पावर 3, यानी R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई N टू पावर 1/3। इसको यहाँ रख देंगे, तो हर एक पर कितना आ गया चार्ज Q डैश, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई N 1/3 इंटू V ना। तो ये तो एक का चार्ज हुआ ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ Q डैश आ गया, N से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज हो गया ना Q। इसका मतलब Q माइनस Q, इतना एक्स्ट्रा चार्ज इसने लिया। तो ये आ गया हमारे पास में, ये मिला के कितना हो जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V, और ये हो गया N टू पावर 2/3 माइनस Q। Q की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V, यानी ये एक्स्ट्रा चार्ज इसने लिया कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V N टू पावर 2/3 माइनस 1। ये आंसर है। ये लॉजिक समझ में है। तो इसी कॉन्सेप्ट को वहां भी यूज करना है, ठीक है।
नहीं होता तो मैं बताऊंगा इसे वैसे तो, लेकिन आप एक बार आप कोशिश करेगा उस क्वेश्चन को करने की। ठीक, एक और क्वेश्चन है, ये डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन ये है कि सर इसका सॉल्यूशन दिखा देंगे एक बार? हाँ हाँ, हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, a leaky parallel plate capacitor is filled completely with a material having dielectric constant K and electrical conductivity sigma if the charge on the plate at the instant t equal to 0 is capital Q, then calculate the leakage current at time t। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे या मैं करूं? तो ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे चलिए। सर।
हो गया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। क्या है आंसर? सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई की क्या पावर क्या क्या? माइनस सिग्मा क्यू ई टू बाय पावर एप्सिलॉन नॉट ई टू पावर माइनस टी डी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। माइनस आपने कहा अच्छा क्यू, आपने कहा कि ये आंसर है। या नहीं सी आर सर, की वैल्यू, करंट का आंसर। करंट का आंसर की बात कर रहे हैं आप? अच्छा क्यू कितना आ रहा है? क्यू यही आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है क्या चार्ज? इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट हाँ आ सर। जाएगा, हाँ सर। है ना? ये है ना? हाँ सर। माइनस से इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो है वो घटी डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना? मतलब चार्ज डिक्रीज कर रहा है, माइनस से इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ओके, देखो कैसे करना था बताता हूँ मैं। ये हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये स्लैब यहाँ कंप्लीटली इसको फिल कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं डी है और जो एरिया इन प्लेट्स का वो एस है। हमने इनिशियली कितना चार्ज दिया, यानी ये प्लस क्यू चार्ज जो ये प्लेट है इसके इनर सरफेस पर होगे, ये चार्ज भी इसके इनर सरफेस पर होगा। तो इधर प्लस क्यू चार्ज इधर माइनस क्यू चार्ज, तो टी इक्वल टू 0 पर हुआ। तो होगा क्या एक्चुअल में, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से पार्शली कंडक्टिंग है ये मटेरियल, यानी ये पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं है। अगर इंसुलेटर होता तो ये करंट फ्लो ही नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी देने का मतलब कि पार्शली ये कंडक्टर है, तो यहाँ से क्या करेगा, करंट ऐसे फ्लो कराएगा नहीं, यानी उधर से चार्ज इधर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा इसको। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो बना सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि एक ये कैपेसिटर हो गया और क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा इन दो पॉइंट के बीच में। इसको ऐसा बना लो ना कि ये रेजिस्टेंस है और इस पर इधर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो किस इंस्टेंट की बात कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यू रह जाएगा, यहाँ माइनस क्यू रह जाएगा। तो वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे नहीं मानना है। मैंने आपको क्या बोला, तो ये तो फाइनल चार्ज बता रहा हूँ मैं कि चार्ज होगा। लेकिन करना क्या है, क्योंकि चार्ज यहाँ से फ्लो किया तो किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यानी यहाँ से मान लो क्यू चार्ज फ्लो किया, ये मानना है अपने को। तो इसका मतलब में चार्ज कितना रह गया, क्यू माइनस क्यू। यहाँ जो मैं क्यू ले रहा था ना, क्यू डैश मान लेता हूँ। दरअसल क्यू डैश क्या है यहाँ, ये क्यू यही है, ये क्यू डैश है दरअसल। तो यहाँ कितना रह जाएगा, माइनस क्यू, है ना, ये रह जाएगा। और करंट जो है यहाँ से पास हो रहा है, तो क्योंकि क्यू कंटिन्यूसली क्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल चार्ज क्या कर रहा है, कैपेसिटर पर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ जो करंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस मान लो सी है, तो सी क्या वैसे यहाँ के एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी होगा ना। तो ये वही हो गया जैसे डिस्चार्ज हो रहा है तो वाला कॉन्सेप्ट था। आप चाहो तो बेसिक से सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट लिखो वैल्यू, क्या लिखोगे यहाँ, क्यू माइनस क्यू इक्वल टू क्यू ए टू पावर माइनस टी बाई आर सी। आपको सी पता ही है, आर यहाँ से निकाल सकता हूँ, आर क्या होगा, रो एल, एल करंट की डायरेक्शन में लेते हैं जो कि डी है, एरिया एस है। अब आप कहें सर यहाँ तो रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, तो डी बाई सिग्मा एस होता है ना।
रो इक्वल टू क्या होता है 1/सिग्मा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है 1/कंडक्टिविटी, वो अपने को दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आर सी तो के एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी इंटू आर डी बाई सिग्मा एस, तो के एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास में, क्यू डैश आ गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो क्यू तो हमें दे रखा था, क्यू और ए टू पावर, तो कितना हो जाएगा सिग्मा टी बाई के एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 0 माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ए टू पावर माइनस सिग्मा टी बाई के एप्सिलॉन नॉट, यानी इसमें जो करंट लीक हो रहा है वो करंट कितना आ गया, क्यू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ए टू पावर माइनस सिग्मा टी बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस कैसे है? रेजिस्टेंस इसका कैसे लिखा, देखो ये कैसे है एक्चुअल में, ये ऐसा दिया है, ये प्लेट्स यहाँ है ना ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इसका डी हो गया ना, तो याद आ रहा है आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है ना, एरिया क्या हुआ इसका, ये पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन ये वाला हुआ ना इसका, तो ए की जगह क्या लिया मैंने यहाँ एस लिया हुआ है, और एल की जगह क्या हो जाएगा डी, या इसको हम लोग ऐसे भी लेते हैं एल बाई सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ एल क्या हो गया डी सिग्मा इंटू एस, ये दिया ना, नहीं सर मैं, और यहाँ क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, नहीं क्लियर है अभी भी, मतलब हमें कैसे पता चला कि मतलब ऐसा रेजिस्टेंस क्या 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 रखेंगे? क्या बोलिए, मतलब ऐसे कैसे मतलब रेजिस्टेंस रख दिया, क्योंकि सम्स में तो रखते रहे ना रेजिस्टेंस वैसे। क्या कह रहे हैं मेरे सामने, ऐसे कैसे रख दे, मतलब बोला ना उसने कंडक्टर है ना, बोला ना पार्शियली कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिविटी दिया ना मटेरियल की, तभी तो कह रहा हूं मैं, तभी तो लीक हो रहा है ना करंट, तभी तो चार्ज वहां से लीक होकर इधर जा रहा है ना, तो लीकी करंट बोल रहा है ना उसको। और रेजिस्टेंस ऐसे लिखते तो है हम लोग को, और कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस लिखने का तरीका ही बताया था ना, नहीं समझ में आपको कैसे लिखा है, ठीक। बोलिए, बोलिए क्या कंफ्यूजन है आपको, बताए ना। ठीक है सर, एक बार वापस पढ़ता हूँ, नहीं हुआ तो पूछूंगा। नहीं आपको कंफ्यूजन क्या है, रेजिस्टेंस निकालने में कंफ्यूजन है क्या, नहीं नहीं, रेजिस्टेंस निकालने में नहीं, वो मतलब ऐसे वो डायग्राम कैसे बना, मतलब ऐसा वो कैपेसिटर लगा दिया और फिर नीचे रेजिस्टेंस है वो। देखो क्या रहा है कि ये हमारे पास कैपेसिटर, लेकिन इसने कहा कि ये पार्शियली कंडक्टिंग भी एक ही है जो मटेरियल है, क्योंकि उसने दिया ना अपने को लीकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद द मटेरियल हैविंग dielectric constant K and electrical conductivity sigma. If the charge on the plate at the instant t equal to 0 is q, then calculate the leakage current at time t. इसका मतलब ये पार्शली कंडक्टिंग भी है, तो पार्शली कंडक्टिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो चार्ज इधर था ये लीक होके क्या चला जा रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है वो, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो जो रजिस्टर बन रहा उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, जो कैपेसिटर बन रहा है उसके अक्रॉस भी वही है, तभी तो मैंने इन दोनों को पैरेलल में लगा लिया, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसलिए ऐसा लिखा।
नेक्स्ट हमारे पास में फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक slab when it is inserted between the parallel plate capacitor. तो लेकिन बात ये आती है कि स्लैब पे फोर्स लगेगा ही क्यों? जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो वो प्लेट्स के जो प्लेट्स है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो फिर स्लैब पे फोर्स कैसे लगा रहा है भाई? जैसे हमने क्या माना था कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। हाँ बोलो। तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था। हाँ सर। फोर्स पढ़ा देता? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन करवाए थे मैंने इसके ऊपर? नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन नहीं करवाए थे ना, ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों पार्ट पढ़ा देते, जब वोल्टेज कांस्टेंट है और चार्ज कांस्टेंट है, दोनों बता हाँ देते। सर। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ एग्जांपल बताता हूँ, देखो किस किस तरह के कर सकते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी लूंगा उसमें। जैसे मान लो जैसे कि ये प्लेट्स हैं, इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसको मान लो दूर लेके जा रहा हूँ ऐसे फोर्स लगा के, तो ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्टेड हो, और चार्ज भी कांस्टेंट हो सकता है और वोल्टेज यानी वोल्टेज भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इस केस में मान लो इनको मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है ना, ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था आपसे, एक नोट लिखवाया था। मैंने कहा था कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से वर्क क्या लेना था, प्लस डी यू, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क क्या लेना था, माइनस डी यू। फिर अगर मान लो चार्ज कांस्टेंट है तो क्या लिया था, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से वर्क माइनस डी यू, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क प्लस डी यू, वो याद रखना है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसको क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि स्लैब इंसर्ट किया, स्लैब को बाहर निकाला उसी में अप्लाई करेंगे, वहां तो हम करेंगे, लेकिन साथ में इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। अगर इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं, या जैसे थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि ये मान लो ये प्लेट को फिक्स कर दिया उसने, और एक प्लेट है मान लो यहाँ, मान लो जैसे कि कह दिया कि ये प्लेट तो फिक्स है, ये बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये वायर इस तरह से लगा हुआ है कि इनके मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, और ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रही है। तो बताओ कि किस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया ये पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने कितना वर्क किया पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। या फोर्थ पार्ट ये भी हो सकता है कि मान लो स्लैब इंसर्ट किया हमने, या तो स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं या स्लैब को बाहर ले जा रहे हैं, तो वोल्टेज कांस्टेंट हो सकता है, चार्ज भी कांस्टेंट हो सकता है। इस केस में मान लो मैंने वोल्टेज कांस्टेंट मान लिया और स्लैब है मान लो यहाँ, तो स्लैब को मान लो हम बाहर लेके जा रहे हैं, तो उस स्लैब पे कितना वर्क हुआ, कितना एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया,
वो फाइंड करना हो, या स्लैब को हम लोग मान लो इसमें तो बाहर लेके जा रहे हैं या इंसर्ट करा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने कितना वर्क किया। तो इन सब के लिए वो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा तो उसको अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लेता हूं मैं ये वाला, जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लो t इक्वल टू 0 पर ये हमें ऐसी सिचुएशन दिया हुआ है ना, एट t इक्वल टू 0 पर इस प्लेट को मान लिया हमने फिक्स कर लिया तो सरफेस एरिया एस है, इसका भी एस है, ये d डिस्टेंस है, और मैंने मान लिया कि यहाँ वोल्टेज सोर्स इससे कनेक्टेड है, ये प्लस माइनस इसका वोल्टेज मान लेते हैं V0 है, और ये जो प्लेट है मान लो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2, ये मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही u से। तो मैं बताना है कि किसी टाइम t पर, है ना, किसी टाइम t की हम बात करेंगे तो उस टाइम t पर ही हमें ये बताना है कि उस टाइम तक एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है ना। तो इफ ये प्लेट 2 है, इफ प्लेट 2 is moving with constant velocity, if plate 2 is moving with constant velocity u, then find the work done by external agent in time interval t equal to 0 to t। ठीक है, बाकी सिचुएशन फिगर में दे रखी उसने, तो किसी टाइम जनरल टाइम टी की बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर जनरल टाइम टी मतलब ये एंड यहाँ से भी आगे निकल जाए, मतलब इस एंड से भी आगे निकल जाए, तब तो कैपेसिटर बना कहाँ है, तब तो खत्म होगी कहाँ नहीं। अरे बस में इसका मतलब कितने टाइम तक की बात करूंगा मैं, अगर देखा जाए तो मैं बात करूंगा, अगर मान लो इसकी लेंथ में कहता अगर एल है मान लो, तो कितने टाइम तक कैपेसिटर बना रहेगा, एल बाई यू टाइम तक ही बना रहेगा। इसका मतलब है कि वो टाइम क्या होना चाहिए, जो टाइम है वो लेस देन एल बाई यू होना चाहिए। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। अरे बस में टाइम क्या होना चाहिए, लेस देन एल बाई यू, उसके बाद तो कैपेसिटर रहेगा कहाँ, क्लियर है। तो क्या होगा इस केस में, मान लो किसी टाइम टी की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा है इसका, तो क्या होगा यहाँ, ये प्लेट तो यहाँ फिक्स है ही, किसी टाइम टी बाद ये प्लेट यहाँ पहुंच गई, और ये इस तरह से है कि ये जो वायर्स इन प्लेट से कनेक्टेड है उनका कोई इफेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो आप देख रहे हो कि कैपेसिटर तो इतने पार्ट से बना हुआ है, यानी ये कितना चल चुका है u इंटू टी ना, तो इसका मतलब है कि ये कितना रहेगा, है ना, ये रहने वाली बात है। तो ऐसा करते हैं, अगर ये स्क्वायर प्लेट है मान लो, तो ये एल स्क्वायर होगा, है ना, मान लेते हैं ये क्या है, स्क्वायर प्लेट्स मान लेते हैं, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये लेंथ कितनी रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, रह जाएगा एल माइनस यू टी ना, यानी इस इंस्टेंट पर अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस क्या मिलेगी अपने को, एप्सिलॉन नॉट एल माइनस यू टी इंटू एल डिवाइड बाई डी, तो ये तो सी आ गया। अब आप सिंपल सी बात है कि कोई तो फोर्स है, यानी ए फोर्स है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको लेके जा रहा है। तो आपको क्या बताया था मैंने, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिखोगे आप, माइनस डी यू लिखोगे, यानी यू इनिशियल क्या था, तो t इक्वल टू 0 की बात करोगे ना आप, तो क्या हो जाएगा वहाँ उस समय, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी इंटू वी स्क्वायर, और यू फाइनल क्या लिखोगे, हाफ, और ये कैपेसिटेंस है ना,
तो एप्सिलॉन नॉट एल एल माइनस यू टी डिवाइडेड बाई डी इंटू वी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में रख दो। इतना वर्क किया, यानी W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डी यू, यानी ये हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्योंकि आपको ये मालूम है डी यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2D माइनस एप्सिलॉन नॉट एल वी स्क्वायर एल माइनस यू टी डिवाइड बाई 2D। तो ये आंसर है। और आप देख रहे हो कि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी, ये जो वाला पार्ट है तो कट जा रहा है। अल्टीमेटली क्या आ जा रहा है, देखो ये आ जा रहा है एप्सिलॉन नॉट एल वी स्क्वायर यू टी डिवाइडेड बाई 2D, ये वर्क आ गया है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे जो करने हैं। जैसे और भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं। सर 1 मिनट सॉल्यूशन दिखा दीजिए ना। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो क्वेश्चन ये है a glass plate of dielectric constant K totally fills up the gap between the electrodes, इलेक्ट्रोड्स मतलब प्लेट्स की बात कर रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव होने से इसको इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose capacitance in the absence of that glass plate is equal to C. The capacitor is connected to a voltage source V. The plate is slowly and without friction extracted from the gap find the change in
energy of capacitor and the mechanical work performed in the process of plate extraction, है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटर है, उसमें स्लैब है, इसको वी वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, यानी इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, और हमें बताना है कि उसको जब बाहर निकाल लेंगे तो यानी जब अंदर था, अंदर से बाहर निकालेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया उसको निकालने में, और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने कितना वर्क किया, या वो नहीं पूछ रहा है, मैं अपनी तरफ से बोला मैंने, वो भी हम निकाल सकते हैं। और इसने पूछा कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा इस कैपेसिटर की, यानी फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो करेंगे आप लोग? हेलो, मैं बताऊं? सर ट्राई। हाँ करिए करिए, ट्राई तो करिए।
हो गया? देखो कैसे करेंगे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। देखो कैसे करना था। ये कह रहा है कि ग्लास प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टोटली फिल्स अप द ग्लास fills up the gap between the electrodes of a parallel plate capacitor whose capacitance in the absence of that glass plate is equal to C। यानी अगर ग्लास प्लेट है तो क्या हो जाएगा K into C। तो अभी क्या कह रहा है, इनिशियली द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स V, द प्लेट इज स्लोली एंड विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। आ रही बात समझ में? without friction extracted from the gap, find the change in energy of capacitor and the mechanical work performed in the process of plate extraction। यानी कैसा दिया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास में, और ये V वोल्टेज से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो मान लेते हैं कि ये D है, ये S है इसका, है ना। तो हमें भी मालूम है कि इधर प्लस चार्ज होगा, इधर माइनस चार्ज होगा। तो अभी ये इस कंडीशन के लिए पहले लिखेंगे। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, तो हो जाएगी हाफ K इंटू सी ना, ये कैपेसिटेंस होगी इंटू V स्क्वायर। ओके, और जब इसको हम निकाल लेंगे बाहर, ये वाला कंडीशन मिलेगी अपने को। तो यहाँ प्लस है, चार्ज चेंज हो सकता है, चार्ज तो चेंज हो ही जाएगा क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, सी चेंज हो रहा है। तो अब यू फाइनल क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ हाफ सी वी स्क्वायर। जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो हमने क्या देखा था कि W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, माइनस डी यू ना, जब वोल्टेज कांस्टेंट है। यानी एक्सटर्नल फोर्स ने जो, यानी वर्क जो मैकेनिकल वर्क की बात कर रहा है, तो ये वाला हुआ ना, तो माइनस, यानी ये क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी अल्टीमेटली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल अपने को दे रखा है, तो कितना वर्क हुआ, यानी हाफ के सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। यानी एक्सटर्नल फोर्स ने यानी पॉजिटिव वर्क किया, हाफ के माइनस वन, क्योंकि के तो 1 से बड़ा होगा, सी वी स्क्वायर। तो ये आंसर है। इसने कहा चेंज बताओ, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। यू फाइनल कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ के सी वी स्क्वायर। इसका मतलब पोटेंशियल क्या करेगी, इसके डिक्रीज कर गई, तो हाफ माइनस बार ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में के माइनस वन सी वी स्क्वायर। तो ये आंसर है, और एक आंसर ये। बात समझ में आ गई? अब कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट होता तो फिर ये क्या होता है, ये प्लस हो जाता है यहाँ, है ना, ये तो अभी माइनस, ये प्लस प्लस हो जाता है। ओके, वो बताए रखा, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है, यानी आपका ये टॉपिक वैसे हो गया। अभी तक IIT में या JEE एडवांस JEE मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, उतना मैंने सारा करवा दिया अभी तक का जो है, मतलब इवन जो अभी सितंबर में एग्जाम हुआ था मेंस का, अभी एडवांस का तो पता नहीं, हो सकता क्वेश्चन आगे पूछ ले। तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट वो है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये 2 पार्ट बचे हुए हैं, बाकी सब करवा दिया, जो कि इनमें से दोनों में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो चलो देखते हैं, अगर आज कंप्लीट हो गया तो अच्छा है। तो नेक्स्ट हमारे पास में स्फेरिकल कैपेसिटर। तो चलो समझते हैं पहले। तो इसमें हम सबसे पहले सिंपलेस्ट केस ले रहा हूं मैं यहाँ, कि क्योंकि वैसे तो मैंने एक आइसोलेटेड स्फेयर के बारे में बात किया था आपसे हम लोग, लेकिन अभी क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अब कैपेसिटर की। इसका मतलब 2 प्लेट्स हैं, है ना,
तो सबसे पहले केस है कि मान लो ये एक स्फेयर है और ये दूसरा जो है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, यानी दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है। इसकी जो रेडियस वो मैंने मान लिया ए है और इसकी जो रेडियस वो मैंने मान लिया बी है। अब मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ, और इसको माइनस क्यू चार्ज दे रहा हूँ। प्लस क्यू है ना, और ये माइनस क्यू चार्ज है। हो गई। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों सरफेसेस के, यानी बाहर वाला जो स्फीयर उसका इनर सरफेस और अंदर वाला जो स्फीयर उसका आउटर सरफेस के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। क्योंकि हमने देखा कि साइज शेप कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक पर चार्ज प्लस क्यू होना चाहिए, एक पर माइनस क्यू होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, तो ये एक हमारे पास में कैपेसिटर बन रहा है। तो इसकी कैपेसिटेंस निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें से एक तरीका तो ये है कि इसको मैंने मान लिया कि ये अगर ए है और इसको मैंने मान लिया कि ये बी है, तो ए का पोटेंशियल हमें निकालना आता है। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हम लोगों ने। ए का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के क्यू बाई ए प्लस उसकी वजह से बाहर वाले की वजह से माइनस के क्यू बाई बी। ये बात समझ में आई सबको। और बी की वजह से क्या होगा, मतलब बी पर क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि दोनों का मिला के क्या जा रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस पे क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे माइनस के क्यू बाई बी, और इस अंदर वाले की वजह से के क्यू बाई बी, जो कि जीरो हो गया। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, वी ए माइनस वी बी करना है। क्योंकि जो प्लेट्स का पोटेंशियल लिया हमने, कैपेसिटेंस निकालने के लिए उन दोनों का डिफरेंस की बात करते हैं। पहले इंडिविजुअल का कैपेसिटेंस देखते हैं, फिर उनका डिफरेंस देखते हैं। इंडिविजुअल का तो ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना रहे, तो जीरो ही है वी बी, तो ये आ गया अल्टीमेटली के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। और कॉन्सेप्ट क्या, आप देखो मैं के क्यू को बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई ए बी, और ये हो गया हमारे पास में वी ए माइनस वी बी। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए डिवाइड बाई ए बी। के को ऐसा लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इक्वल टू क्या था, क्यू बाई वी ए माइनस वी बी। तो मॉड लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है कि वी ए वी बी से ज्यादा है, और ये क्या होता है, सी तो होता है। तुम्हारे पास इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस आ गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब एक और चीज देखते हैं, यहाँ देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ इफ बी ग्रेटर देन ए, तो डिवाइड कर दो यहाँ बी से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ सर एक बार दिखाइए, एक बार। क्या क्या क्या, एक बार ऊपर वाला दिखाऊं सर? हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू। है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो देखो मैंने बी से डिवाइड करूंगा क्योंकि बी बहुत ज्यादा लिया मैंने यहाँ। तो ये हमारे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या लिखेंगे, बी बाई बी माइनस ए बाई बी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या हो गया 1 माइनस, ये तो जीरो हो गया। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप देखो कैपेसिटेंस क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये मैंने आपको कहा था कि आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस ये होती है। इसका मतलब दूसरी प्लेट कहाँ है इसकी, अगर बी लार्ज का मतलब हुआ कि बी जो है एक तरह से जो स्फीयर है बी, वो लार्ज डिस्टेंस पर रखा है, यानी एक तरह से इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो वहाँ यही था वो मतलब, मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ये सर। क्लियर। अब एक और चीज लेते हैं विषय में, मान लो डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो क्या हुआ तो दूसरा केस इसी का, तो यही स्फीयर है
अच्छा, एक और तरीका पहले बताता हूँ, फिर आएंगे इस पर। इसका एक और मेथड बता देते हैं इसको और कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटर वाले की वजह से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो हमने सीखा है कि अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और जो अंदर वाला है उसके 0 to A तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? A से B तक लाई कर रहा है। और B के बाहर जाओगे तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि चार्ज एनक्लोज देखो जीरो आ जा रहा है ना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा A to B के बीच में, और ये नेगेटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा? जीरो। तो ये हो गया Q, ये A, ये हो गया माइनस Q, और ये हो गया B। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से R डिस्टेंस पर जाएंगे। और यहाँ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो R वेक्टर मैं इधर ले रहा हूँ, तो यही क्या हो जाएगा हमारा dr वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा R के डायरेक्शन में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा इसी की वजह से होगा, इनर वाले की वजह से। तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ना। और ये हमारे पास में अगर A पॉइंट है, ये हमारे पास में B पॉइंट है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। dB इक्वल टू मैंने कई बार यूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डॉट dr वेक्टर। इसको इंडिकेट करेंगे VA to VB, इसको इंडिकेट करेंगे A to B ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो E और dr के डायरेक्शन तो एक ही है, तो इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं। ये तो जाएगा V माइनस वी है इक्वल टू माइनस E। E की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr, क्योंकि E और dr की डायरेक्शन सेम है, डॉट प्रोडक्ट है, तो है ना, दोनों के बीच में एंगल जब जीरो होता है तो ऐसा लिख सकते हैं। A to B माइनस को उधर ले जाते हैं, तो VA माइनस VB इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R स्क्वायर का क्या होगा? माइनस 1 बाई सॉरी 1 बाई R स्क्वायर का क्या होगा? माइनस 1 बाई R। A to B लिमिट लगा दो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A माइनस 1 बाई B। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A इक्वल टू Q बाई VA माइनस VB, ये इक्वल टू क्या? 80। तो यही तो था। अब एक और चीज समझाता हूँ मैं आपको। देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस तरह का अगर कोई सिस्टम होता है तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, सेल्फ एनर्जी दोनों की प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। याद आ रहा है? इसको देखो, यहाँ मैं वो वाला भी बता रहा हूँ मैं, इसकी एनर्जी की बात करते हैं ना। फाइंड दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसके दो मेथड है। देखो, पहला मेथड मैं पढ़ा चुका था, दूसरा मेथड यहाँ सिखाता हूँ आपको। पहला मेथड क्या था कि कैसे एनर्जी लिखेंगे इसकी, K Q स्क्वायर बाई 2A प्लस K माइनस Q स्क्वायर बाई 2B, सेल्फ एनर्जी दोनों की प्लस इंटरेक्शन। तो अंदर वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल, बाहर वाले पर क्या लिखेंगे? K Q बाई B ना, इनटू माइनस Q। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये एनर्जी आ गई हमारे पास में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो K Q स्क्वायर बाई 2A प्लस K Q स्क्वायर बाई 2B माइनस K Q स्क्वायर बाई B, तो अल्टीमेटली कितना आ गया? देखो, यहाँ से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई 2A माइनस K Q स्क्वायर बाई 2B, यानी आ गया K Q स्क्वायर बाई 2 1 बाई A माइनस 1 बाई B। ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और इसको आप चाहो कैसे भी लिख सकते हो, Q स्क्वायर बाई
2 into 4 pi epsilon naught b minus a डिवाइड बाई ए बी, है ना, ये आंसर है। अब मैंने आपको कैपेसिटर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि किसी कैपेसिटर की एनर्जी कैसे लिखना है, तो वो क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू वी बाई 2 ऐसे लिखना सिखाए ना। तो जब हमारे कैपेसिटर बन रहा है तो इसकी एनर्जी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या, यानी कैपेसिटर की एनर्जी कैसे लिखते हो आप, क्यू स्क्वायर बाई 2c ना, तो आ गया आंसर। सी आपको पता ही है क्या हो जाए, क्यू स्क्वायर बाई 2 और सी कितना है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये हो गया हमारे पास में। और क्यू स्क्वायर बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, इसको भी तो यूज कर सकते हैं, इससे देखो सीधा आ गया हो। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह का कैपेसिटर अगर है तो आप उस कैपेसिटर की एनर्जी बता सकते हो इस वाले कॉन्सेप्ट से। ये बात समझ में आ गई, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर। ये समझ में आया क्या बताया मैंने अभी? हाँ सर। है ना। तो अब है हमारे पास में कि अगर ये तो था जब वैक्यूम था, इसमें क्या क्या मैंने देखो, इसमें मैंने क्या रखा, वैक्यूम और एयर, है ना। अब अगर मान लो डायरेक्टरी भरेंगे तो क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारे पास में ये सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। इसमें नंबर डाला था क्या मैंने, हाँ, इसको सेकंड यानी दूसरा केस है हमारे पास कि डाइलेक्ट्रिक मैंने भर दिया। और इसकी जो रेडियस ए, इसकी रेडियस बी और एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। और यहाँ इनसाइड इसके माइनस क्यू चार्ज है। तो एक तो ये निकालना है कि यहाँ इस सरफेस पर इंड्यूस चार्ज कितना होगा, यानी इस सरफेस पे इंड्यूस कितना होगा, इस सरफेस पे इंड्यूस चार्ज कितना होगा डाइलेक्ट्रिक पे। भाई ये जो माइनस क्यू मैं बोल रहा हूँ ये तो स्फेयर के सरफेस पर है, डाइलेक्ट्रिक के स्फेयर पे, डाइलेक्ट्रिक का जो सरफेस है उस पर कितना इंड्यूस चार्ज होगा वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करें हम लोग। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ अगर मैं क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने दिया भाई कि के है, तो किसी आर डिस्टेंस पर मैं गया, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में है, तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या लिखोगे आप, क्यू, क्योंकि बाहर वाले की वजह से तो जीरो ही है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर लिखोगे ना अगर आर डिस्टेंस पर गए तो। और ये इक्वल टू क्या होगा, इस चार्ज की वजह से, यानी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जो चार्ज है इंड्यूस हुआ होगा, तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले समझा देता हूँ कि ये स्फेयर है मेरे पास में, है ना। और ये जो डाइलेक्ट्रिक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ दरअसल में। ये डाइलेक्ट्रिक मान लो यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, यानी ये डाइलेक्ट्रिक है, ये एफ बी डी है, भले इसकी भी रेडियस बी है, इसकी भी बी है, सॉरी ए है, इसकी भी ए और इसकी भी ए। तो यहाँ लेकिन चार्ज क्या था, प्लस क्यू था ना यहाँ।
तो यहाँ चार्ज क्या डेवलप होगा इस पर? ये चार्ज कहाँ होगा वैसे तो? ये चार्ज यहाँ होगा ना। ये चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू। तो अगर यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ क्या होगा? प्लस क्यू। और यहाँ माइनस क्यू था इसे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब किसी आर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगा सब जगह, डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये जाके मैंने लिया है आर डिस्टेंस पे जाके। तो यहाँ एक तरह से क्या था, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा मैंने, दरअसल ये माइनस हो जाएगा ना, एक ही नहीं, क्योंकि माइनस डेवलप होगा यहाँ। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस माइनस की वजह से, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखते हैं हम लोग, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर, यानी Q इक्वल टू मिलेगा Q माइनस क्यू बाई के, यानी Q तो Q इक्वल टू Q को बाहर ले तो 1 माइनस 1 बाई के, ये इतना चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहेगा ही रहेगा, 1 बाई के फैक्टर से कम हो जाता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके कैपेसिटेंस अपने को चाहिए, है ना। मेन मकसद तो हमारा वही था, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, लेकिन साथ में हमने ये भी फाइंड कर लिया कि इंड्यूस चार्ज कितना वहाँ आएगा। तो क्या करेंगे इसमें, देखो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। तो ये डाइलेक्ट्रिक हमने भरा हुआ है। तो ये ए है और ये बी है। भाई साथ में लिख रहे हो ना आप लोग? जो नहीं लिख रहे हैं मुझे बोल दिया करो ऐसे कि लिखना है। लिखा होगा, लिखा है आप लोगों ने सबने ये? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया ना? हाँ ये भी लिख सर ये लिया सबने? सेकंड क्वेश्चन का सर। हाँ हाँ लिख वैसे लो। तो एक मिनट। एक मिनट। लिख लिया? हाँ सर। एक मिनट सर। ओके,
अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो इंटरफेस यहाँ बन रहा है, हाँ बोलिए। तो वो कैपिटल Q अपॉन 4π/r² प्लस है क्या सर? कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की? इधर के नीचे, हाँ सर। नहीं, यहाँ प्लस है कि प्लस, ये माइनस? माइनस है, माइनस है, क्योंकि माइनस था ना यहाँ। हाँ सर, ओके सर। भाई इस माइनस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा ना, हाँ सर, समझा और सर। पॉजिटिव की वजह से इधर होगा, तो नेट मैंने उधर लिख लिया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये यहाँ इस सरफेस पर, इस पे इंड्यूस चार्ज कितना होगा, वाला सॉरी इंड्यूस नहीं, इस इंटरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो बता सकते हो ना आप? क्या होगा इस इंड्यूस इस पर? भाई यहाँ प्लस क्यू है, देखो ये, और यहाँ क्या है, माइनस क्यू है ये, तो टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ इस वाले सरफेस पर? Q by K. माइनस क्यू हुआ ना, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, यानी आ जाएगा क्यू बाई के हुआ कि नहीं हुआ यहाँ, यानी इस इंटरफेस पे चार्ज कितना हुआ, क्यू बाई के हो जाएगा। क्लियर है ये? हाँ सर। अब हम बात कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास में इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है, तो यहाँ क्या करेंगे वापस से भाई, क्योंकि हमारे पास में ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और हमें मालूम है कि यहाँ हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आर डिस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा अपने को, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू बाई 4πε0 के इंटू आर स्क्वायर ना, और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होता ही है, डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इसको इंडिकेट करेंगे ए टू बी, इसको वी ए टू वी बी, तो हमारे पास माइनस को मैं उधर ले जाता हूँ, तो क्योंकि ये वी ए माइनस वी बी माइनस वी है ना, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये ई और डी आर ए की डायरेक्शन में, तो 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू के भी तो है ए टू बी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4πε0 के, और इसका -1/r ए टू बी, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू बाई 4πε0 के, और ये क्या मिलेगा अपने को, 1/a माइनस 1/b, तो हमारे पास आ गया दरअसल ये 4πε0 के ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए इक्वल टू क्यू बाई वी ए माइनस वी बी, और ये इक्वल टू क्या हो गया, सी। ठीक है, अब वापस ये कैपेसिटेंस आ गई। अब अगर मैं यहाँ वापस यहाँ से देखो, अगर मैं कहता हूँ इफ बी ग्रेटर देन ए, क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 4πε0 के ए डिवाइड बाई बी माइनस ए बाई बी, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया, तो 4πε0 के इंटू ए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बाई बी, और ए बाई बी क्या हो, नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दूसरी प्लेट कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी पर रखी हुई, तो ये आ गया, ये भी तो इंडिकेट कर रहा है, देखो कि ये हमारे पास में स्फीयर था, इसकी रेडियस ए थी, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और इसके चारों और जो डाइलेक्ट्रिक, मैंने आपको कहा भी था कि मैं बताऊंगा आगे चल के, जो लिखा भी था मैंने शुरुआत में ऐसा, तो आप देख रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ तक भरा हुआ है, पूरा इन्फिनिटी तक के डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है यहाँ। तो उस केस में इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आर से यानी ए से लेकर इन्फिनिटी तक भरा हुआ है, तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी 4πε0 के इंटू ए मिलेगी। ये बात समझ में आ गई है? मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। तो इस तरह से करेंगे।
तो ये तो हुआ जब कंप्लीटली फिल्ड है। मान लो कंप्लीटली फिल्ड हो के मान लो मैंने ए से सी रेडियस तक भरा है मान लो, तब कैसे करेंगे फिर? तब भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको, ये लिख लो पहले। ऊपर वाला लिखना है क्या? ये तो लिख लिया था ना। हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया। अब यहाँ देखो कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा बनाया उसने कि ये स्फेयर है, इसकी रेडियस ए है और ये सी रेडियस तक इसने डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है। और ये हमारे पास में आउटर में ये स्फेयर है, यानी सी से बी तक वैक्यूम है ना। और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। ये प्लस क्यू चार्ज है ना, और इसको हमने माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो अब इसकी कैपेसिटेंस अपने को चाहिए, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ। देखो E इक्वल टू 0 है जब R लेस देन A ग्रेटर देन इक्वल टू 0। E इक्वल टू होगा K क्यू बाई, मतलब K नहीं हटा देते हैं यहाँ वरना वो कंफ्यूज करेगा। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दरअसल। यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ये K लिया मैंने। तो ये K नहीं है, K तो ये अलग चीज है। तो ये लिख रहा हूँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये R लेस देन C एंड ग्रेटर देन इक्वल टू A है ना। फिर है E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? C यहाँ से यहाँ तक। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, है ना? ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। R ग्रेटर देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू B, यहाँ तक है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। अब इसकी कैपेसिटेंस अपने को चाहिए, तो क्या करेंगे? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, इन दोनों के बीच में चाहिए अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, dV इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हम लोग जाएंगे यहाँ A टू B जाना है और A टू VB जाना है। माइनस को उधर ले जाता हूँ तो ये अल्टीमेटली VA माइनस VB हो जाएगा। अब इसमें क्या करूँगा? ब्रेक करूँगा, लेकिन A टू C में क्या लिखूँगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्क्वायर dr प्लस, या C टू B में क्या लिखूँगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr। क्योंकि 0 टू A का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हम तो इन दोनों पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये इसका और इसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास आ गया, इसको इंडिकेट कर लो। तो VA माइनस VB इक्वल टू होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये माइनस 1 बाई R A टू C प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई R
C2B, तो ये हो गया VA माइनस VB Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा 1 बाई A माइनस 1 बाई C प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 बाई C माइनस 1 बाई B। और इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से Q को बाहर निकाल लेते हैं। यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बाई K 1 बाई A माइनस 1 बाई C प्लस 1 बाई C माइनस 1 बाई B, तुम्हारे पास आ जाएगा ये Q बाई VA माइनस VB, और ये इक्वल टू C, और इक्वल टू ये मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई K इंटू 1 बाई A माइनस 1 बाई C प्लस 1 बाई C माइनस 1 बाई B। ये कैपेसिटेंस होगी इस केस में, ये आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, क्या काम है। भाई बात क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो केवल अभी एक ही पार्ट समझो, अभी तो और भी चीजें इसके अंदर। अभी जब इस स्फीयर को हम लोग बाहर निकाल देंगे, एक स्फीयर है ना रखे हो, मतलब किसी डिस्टेंस पर रखे हो दोनों, तब कैपेसिटेंस क्या होगी, है ना। उसके बाद किसी एक और करेंगे तो क्या होगा, और ये सब अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम्हें। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आप करते रहो, और क्या ये, ठीक है। और कर लो आप इसका कैपेसिटर का क्या बोला था मैंने, एक्सरसाइज। अच्छा, आप एक्सरसाइज 3 भी कर सकते हो अब आप, और एक्सरसाइज 1 भी कर सकते हो। मतलब एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर सकते हो, एक्सरसाइज 3 कर सकते हो। तो पहले 1 करो, फिर 3 करो, फिर 2 करो, और मेंस वाले एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी करेंगे, ठीक है। वो मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही।